हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जो उन्होंने संसद में कहे। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों? आखिर पश्चिमी एशिया में चल रहे एक युद्ध ने भारत के लिए ऐसा कौन सा संकट खड़ा कर दिया है जिसकी तुलना सीधे सीधे कोरोना महामारी से की जा रही है? चलिए प्रधानमंत्री के इसी संबोधन के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि यह संकट आखिर कितना बड़ा है और भारत इससे निपट कैसे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री का यह संदेश संसद से पूरे देश के लिए था और इसमें कोरोना का जिक्र करना कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। यह हमें उस मुश्किल दौर की याद दिलाता है जब पूरा देश लॉकडाउन में था, लाखों लोगों की जानें गईं और करोड़ों लोगों ने ऐसी मुश्किलें झेलीं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस चेतावनी का असल मतलब क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर तेल और गैस की कमी की तुलना एक जानलेवा वायरस से क्यों हो रही है? इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें संकट की जड़ तक जाना होगा। तो चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। इस पूरे संकट का जो केंद्र है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पश्चिम एशिया में है। ये भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये हमारी ऊर्जा की, हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और अभी के लिए ये लाइफलाइन लगभग बंद हो चुकी है। ये जो आंकड़ा है 85%, ये भारत की निर्भरता को दिखाता है। सोचिए, हमारी जरूरत का 85% कच्चा तेल हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया, हमारी गाड़ियां, हमारे कारखाने, सब कुछ आयात की हुई एनर्जी पर ही घूमता है। और इस निर्भरता की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही जगह पर टिका हुआ है। हमारे कुल तेल आयात का लगभग 60 से 65% पश्चिम एशिया से आता है और ये सारा का सारा तेल एक ही पतले से रास्ते से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जाहिर है, जब ये एक ही रास्ता बंद होता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या? इसे आप एक समुद्री नाका या चोक पॉइंट समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है और दुनिया भर में तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। और पश्चिम एशिया में जो लड़ाई चल रही है, उसके कारण ईरान ने इसे लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इतनी बड़ी चुनौती सामने है, इससे निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है? प्रधानमंत्री ने संसद में सरकार की एक 4 सूत्रीय रणनीति का जिक्र किया। तो सरकार बेसिकली 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। पहला, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जो हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, उसे 53 लाख से बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन किया जा रहा है। दूसरा, एक ही रास्ते पर निर्भरता कम करने के लिए अब 27 की जगह 41 देशों से एनर्जी खरीदने की कोशिश हो रही है। तीसरा, तेल की घरेलू खपत कम हो, इसके लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है। और चौथा, घरों में गैस की कमी ना हो, इसलिए घरेलू एलपीजी उत्पादन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, ये तो हुई सरकार की रणनीति, लेकिन इस संकट का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है? क्योंकि असल चुनौती तो वही महसूस हो रही है। एलपीजी की किल्लत इसका सबसे बड़ा और साफ उदाहरण है। सरकार ने कमर्शियल यानी होटलों, रेस्टोरेंट वाले एलपीजी की सप्लाई कम करके घरेलू सिलेंडरों पर फोकस किया है। इसका नतीजा, होटल और रेस्टोरेंट या तो बंद हो रहे हैं या फिर से लकड़ी के चूल्हों पर वापस जा रहे हैं। और घरेलू सिलेंडर के लिए भी बुकिंग का इंतजार जो पहले 21 दिन था, वो अब कुछ ग्रामीण इलाकों में 45 दिन तक पहुंच गया है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें आम हो गई हैं। लेकिन देखिए, बात सिर्फ एलपीजी तक ही सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स तो इससे भी कहीं बड़े खतरों की चेतावनी दे रहे हैं। जैसे अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो खाड़ी में समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल्स हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। इससे भारत का इंटरनेट बंद हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। प्लास्टिक बनाने वाले पॉलीमर की कीमतें पहले ही 60 से 70% बढ़ चुकी हैं। दवाओं और खाद के लिए जो कच्चा माल आता है, उसकी सप्लाई चेन भी टूट सकती है। और जहाज़ों का बीमा इतना महंगा हो गया है कि व्यापार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब आते हैं इस कहानी के उस पहलू पर जो भारत के सीधे कंट्रोल से बाहर है। ये एक वैश्विक गतिरोध है जहां हालात हर पल, हर घंटे बदल रहे हैं।
इस मामले में स्थिति कितनी उलझी हुई और अस्थिर है, इसका अंदाजा अमेरिका और ईरान के बयानों से ही लग जाता है। पहले अमेरिका ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलो। फिर अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति दावा करते हैं कि ईरान से बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत चल रही है, और इसके तुरंत बाद ईरान की सेना इस दावे को सिरे से खारिज कर देती है और कहती है कि कोई सीधी या इनडायरेक्ट कोई बात ही नहीं हुई। अब इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये किसी को नहीं पता। और इसी अनिश्चितता के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। उनका साफ कहना है कि अगर उनके द्वीपों पर हमला हुआ तो वो पूरी खाड़ी को समुद्री बारूदी सुरंगों यानी माइंस से भर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि पूरा इलाका लंबे समय के लिए किसी भी तरह के जहाज के लिए बंद हो जाएगा, जो कि एक भयानक स्थिति होगी। तो ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक वैश्विक झटका है, एक ग्लोबल शॉकवेव है, और इसीलिए पूरी दुनिया में तैयारी का आह्वान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक इस संकट की वजह से ग्लोबल तेल सप्लाई में हर दिन 1 करोड़ 10 लाख बैरल की कमी आई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि पूरी दुनिया पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा है। और अगर हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की बात करें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। याद कीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई में 32.5 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी आई थी, लेकिन इस पश्चिम एशिया संकट से ये कमी लगभग दोगुनी है, यानी 140 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये दिखाता है कि ये संकट पिछले कई वैश्विक संकटों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में, इसी बड़ी तस्वीर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश से एकजुट रहने, धीरज रखने और लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों के लिए तैयार रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी करने वालों और अफवाह फैलाने वालों से भी सतर्क रहने को कहा। जाहिर है, प्रधानमंत्री के संबोधन पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस बेहद गंभीर मुद्दे पर संसद में सभी पार्टियों को शामिल करके पूरी बहस होनी चाहिए। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि यह सरकार की कूटनीतिक विफलता है और इस वजह से भारत के पास इस क्षेत्र में कोई भरोसेमंद दोस्त नहीं बचा है। यह सवाल भी उठाया गया कि सरकार ने 20 दिनों से ज्यादा समय तक इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे रखी। तो अंत में सवाल यही है, एक तरफ सरकार की अपनी 4 सूत्रीय योजना है, लेकिन दूसरी तरफ है वैश्विक अनिश्चितता और देश के अंदर बढ़ती हुई किल्लत। ऐसे में क्या भारत एक ऐसी दुनिया के लंबे समय तक चलने वाले परिणामों के लिए वाकई तैयार है, जहां ऊर्जा पहले जितनी आसानी से और सस्ती उपलब्ध नहीं होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।